नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी और आप सभी से अनुरोध है हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो हर्ष जी, बंगाल का इलेक्शन तो साहब वहाँ तो सैफरन सुनामी आ गई और हमारे योगेंद्र यादव जी पलट गए। योगेंद्र यादव जी ने एक नई थियरी चलाई थी कि साहब के जितने भी वोट कटे हैं एसआईआर में, उसके 64% हिंदू हैं और केवल 35% मुस्लिम हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अब कह रहे हैं कि साहब नहीं, ऐसा नहीं है, एसआईआर से सब कुछ हो गया। अच्छा, एक जगह ये कह रहे हैं और दूसरी जगह जाते हैं माणक गुप्ता के यहाँ, वो कहते हैं नहीं एसआईआर का असर तो है, लेकिन एसआईआर सारी चीज़ नहीं है। आखिरकार ये जो हमारे पंचमक्कार लोग हैं, ये इतने कन्फ्यूज़्ड क्यों हैं? बंगाल के रिजल्ट से, तमिलनाडु के रिजल्ट से भी कन्फ्यूज़ हैं, बंगाल के रिजल्ट से भी आपने जो है कन्फ्यूज़ मुझे लगता है कि वो वाला क्लिप मिस कर दिया। सत्य हिंदी पे कल आशुतोष जो है वो एक डिबेट कर रहे थे और उसमें ये सारे वामपंथी जो है जितने भी थे कांग्रेसी ये बैठे हुए थे हैं। पत्रकार। उसमें विजय त्रिवेदी थे। एक विजय नहीं, त्रिवेदी देखा हैं। मैंने विजय त्रिवेदी का, पूरा नहीं देखा, थोड़ा-सा देखा था। मैंने देखा वो 3.5 मिनट का है, किसी ने भेजी मुझे वो क्लिप, मैंने इसलिए हुँ। देखा। तो उसमें वही बात जो पहले नीलू व्यास और ऐसे लोग जो पूछा करते थे कि भाई ये सुनामी आ रही है इस तरह की, हमें क्यों महसूस नहीं हुई। तो उसने कहा कि आशुतोष जी, हम और आप सब लोग उसी तरह का चश्मा लगा के बैठे हुए हैं। हमें लाल देखना है तो हमें लाल ही दिखता है, हमें हरा देखना है तो हमें हरा ही दिखता है। जब हम अपने माइंड को मेकअप कर लेते हैं कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उसने ये कहा कि आप ये बताओ, मैं सारी चीज आपकी मान लेता हूँ कि एसआईआर हुआ, सेंट्रल फोर्सेज लगी, वोट कटे, फलाना हुआ, ठिकाना हुआ, सारी चीज मान ली, अधिकारी बदले, सेक्रेटरी बदल दिया, लेकिन सारा कुछ 29 तारीख से पहले हो गया ना। जिस दिन मतदान हुआ उस दिन तो जनता ने फैसला किया ना। तो उसने कहा कि हम सब लोग जो है एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बैठे हुए हैं और ये सोच के बैठे हैं कि जो हमारे दिमाग में है वही नतीजा होगा, कि जनता नहीं ऐसे सोचती, जनता अपना निर्णय लेती है। और संजय जी, आज आप सोशल मीडिया पे जरा आप वीडियो देखिए, टीएमसी का दफ्तर तोड़ दिया एक दो जगह। आसनसोल में दुर्गा माता का मंदिर जो बंद था बरसों से, उसका ताला तोड़ के लोग उसमें घुस गए। ठीक है सर। और उसको खोल दिया, उसमें पूजा अर्चना शुरू हो गई हाँ आज। जी, पूरी तरह विधिवत रूप से सारा वो घटनाक्रम शुरू हो गया। इसके अलावा टीएमसी के कई एजेंटों को धपियाते हुए बाहर लेके आए अंदर से भाजपा वाले। तो देख रहे हो ना आप। तो जो ये चीजें हैं ना, ये क्या दिखला रही हैं। एक वीडियो चल रही है किसी गांव देहात की, वहां पे बच्चियां हैं 10-10 12-12 साल की, वो टीएमसी के झंडे उतार उतार के नीचे फेंक रही है और उन्हें पैरों से रौंद रही है। ये जो भावनाएं हैं ये दिखा रही हैं कि केवल लोगों को एक सहारे की आवश्यकता थी, कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम हर हालत में आपके साथ खड़े हुए हैं। ये मैसेज बीजेपी ने मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर कट इस बार दिया। और जो अमित शाह ने कहा कि मैं 15 दिन यहाँ रहूंगा, आप मानो ना मानो सर, मैं तो मानता हूं कि इस सारे माइंडसेट के पीछे 90% योगदान है उस चीज का। अमित शाह ने जो कहा मैं 15 दिन यहीं रहने वाला हूं, इससे जो कैडर है हर चीज में एक हिम्मत बढ़ गई कि भाई यार अब पीठ पे हमारे हाथ है। अब आप देखो कि टेलीग्राफ ने पहले पेज पे आज खबर छापी है हाँ, कि हाँ, देखा मैंने। नाबन्ना से जो अधिकारी निकल रहे हैं सबके थैलों की तलाशी कर रहे हैं सीएपीएफ वाले और सीआरपीएफ कि एक एक के थैले चेक करो इनके, क्या क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, कोई फाइल तो नहीं ले जा रहे, कोई टेलीग्राफ डॉक्यूमेंट तो की नहीं ले जा हेडलाइन नहीं देखी आपने? टेलीग्राफ ने आज रहे। हाँ अरे सर, एक भगवा बात कलर बताइए कि में हेड, भगवा सर कलर वो में तो हेडलाइन देनी, दी है। सर वो तो देनी पड़ेगी, वो तो हावड़ा ब्रिज दिखाया है पूरा का पूरा, वो क्यों नहीं देनी पड़ेगी सर। लोगों अब आगे वहां रहना नहीं क्या, वो समझ, हाँ वो ये जो मीडिया वाले होते हैं ना, ये भी बहुत जल्दी वो भांप लेते हैं चीजों को सर। अब ये समझ गए हैं कि ये आ गए हैं और लंबे टाइम के लिए आ गए हैं, ये अब जाएंगे नहीं यहाँ से। तो सर वो तो अपनी चीजें बदलनी पड़ेंगी। आज मैंने उसकी पूरी रिपोर्टिंग, आज मैंने सबसे पहले था टेलीग्राफ ही पढ़ा कि मैं देखता हूं कि आज ये क्या कर रहा है। आज उसका टोन बिल्कुल बदल गया है। जहां ये उसने तो लिखा कि पालतू था, ममता ये बनर्जी तो ममता दीदी का पालतू था, बिल्कुल पालतू था। पालतू है, तो मैं बता रहा हूं ना सर कि जहां ममता बनर्जी का ये एक खबर छापी उसने कि हमारी 100 सीटें चोरी कर ली, वो जो ममता बोल रही थी ना कल बाहर निकल के मीडिया के सामने, उसी के बगल में शुभेंदु अधिकारी की भी खबर छापी कि उसका वर्जन क्या है। मतलब बिल्कुल एकदम बैलेंस छाप दिया। और मैंने शायद पिछले हफ्ते आपको बताया भी होगा कि हम कोलकाता में जहां भी गए थे, हर होटल में
इन्होंने एबीपी का एक वो रैक रखा हुआ था बुक का, जिसमें रैक होते हैं ना, अखबार लगाते हैं होटल वाले, और वो सारा एबीपी का है, और उसमें द टेलीग्राफ के अलावा दूसरा अखबार ही नहीं है। ये हाल था इनका, जबकि सर्कुलेशन बहुत डाउन है वहां पे। टाइम्स ऑफ इंडिया ज्यादा दिखता है इससे वहां पे। तो इस तरह की इन्होंने जो मोनोपोली इन्होंने बनाई हुई थी सर, 24 घंटे के अंदर सब इतना कुछ हो जाता है, इतनी चीजें चेंज हो जाती है। ये तो आप सोशल मीडिया पे खुलेआम देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का उत्साह है उनमें। लोग होली खेल रहे हैं, रंग उड़ा रहे हैं, जिसके जो मर्जी आ रहा है वो नारेबाजी कर रहे। अभिषेक बनर्जी की फोटो के ऊपर पेशाब कर दिया किसी ने अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर खड़े होकर रात जय श्री राम के नारे लगा दिए। ममता बनर्जी का जो आवास है उसके सामने ऑटोमेटिक गेट लगे हुए थे, आज हटाए जा रहे हैं। सर सब चीजें बदल गई, एक दिन में 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर हुए, सारा निजाम सारा सिस्टम बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो तृणमूल की जो गुंडा पार्टी थी, मैंने तो आज लिखा है कि भाई कैन इट बी कॉल्ड, विल इट बी फेयर टू कॉल इट गवर्नमेंट ऑफ द गुंडास, फॉर द गुंडास, बाय द गुंडास। बाय द गुंडास। तो आज भी आप ये देखिए कि एक मेरे ख्याल से उदय नारायणपुर नाम की जगह है हावड़ा में, अच्छा, वहां पे तृणमूल वालों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी आज आज। अच्छा। और पिछली बार, अभी तो क्या है कि जो गुस्सा निकल रहा है ना, बड़ा ही मैं कहूंगा संतुलित है। जो गुस्सा निकल रहा है वो केवल थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ तक सीमित है। हाँ, वो तो एक एग्रेशन होता है थोड़ी बहुत देर का। इन लोगों ने तो 20-25 महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, सर घर जिनकी फूट दिए थे जानकारी लोगों ओपन के। में आई, और 45 लोगों की हत्या की थी। और 10,000 से ज्यादा लोग जो थे वो बेघर होके उधर असम में गए थे। वो भी कहाँ, नॉर्थ बंगाल में, जहाँ की बीजेपी की फिर भी अच्छी खासी प्रेजेंस है। वहां से भागना पड़ा था उनको। पता नहीं कितने कार्यकर्ता जो थे वो अपना घर छोड़ के 6-6 महीने तक बाहर रहे थे। बिल्कुल सही बात है। ऐसा इन्होंने आतंक का राज मचाया था, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि दोबारा किसी की हिम्मत न पड़े हमारे खिलाफ वोट देने के लिए। हाँ, लेकिन जब अत्याचार की अति हो जाती है, जब रावण का अहंकार सीमा पार कर जाता है, तो फिर जय श्री राम तो होता ही है। और आप ये देखिए कि आज स्वतः स्फूर्त पूरे बंगाल में नारे क्या लग रहे हैं, जय श्री राम। जय श्री राम। इनको चिढ़ाने के लिए लगा रहे हैं लोग जय श्री राम। जी बिल्कुल सही ममता बात। दीदी के सामने लगा रहे हैं जय श्री राम। अरे वो सर अभिषेक एक के वो, घर के सामने लगा रहे हैं जय श्री राम। ऊपर हाँ से जा एक रहे हैं नबन्ना के सामने, नबन्ना जहाँ पर इन्होंने वहां अपना से वहां लगा रहे हैं, सीएम ऑफिस बना रखा है, वहां लगा बाइक रहे हैं जय रोक श्री रोक के राम। लड़के लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। एक वो जाकिर बच्चे, त्यागी करके महिलाएं। हैंडलर, जो ट्विटर पे आता है जाकिर त्यागी करके, वो प्रो मुस्लिम ट्वीट करता रहता है सारे। हाँ 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 हाँ, वसीम। उसने एक डाला कि एक महिला जा रही है और चारों तरफ उसे जो है वो कुछ आदमी खड़े जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। मैंने कहा कि यार चलो वो टीएमसी की कोई कार्यकर्ता सपोर्टर रही होगी, जोश में आके लड़के नारेबाजी कर देते हैं। मैंने कहा उनके टाइम में तो आपने बताया जैसे कितनी महिलाओं से बलात्कार किए गए, रेप किए गए, ये तो कुछ भी नहीं है। और मोदी ने तो देखे कल साफ कहा कि भाई हम बदला नहीं, हम बदलाव की पॉलिटिक्स करेंगे, और हम उस तरह से नहीं करेंगे जैसा हमारे साथ हो। शुभेंदु अधिकारी का मैंने बयान देखा, शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि हम, ठीक है वो पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह पे है, लेकिन हम उस तरह की हरकतें हम नहीं करेंगे, जो अगर हम करेंगे तो फिर टीएमसी वालों में और हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ। मजे की बात यह है कि आप अगर एनालाइज करो ना, आप ये कहते हैं कि साहब के एसआईआर से बड़ा फर्क पड़ गया। एसआईआर का जो आज भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला कि यार एसआईआर का अभी आंकड़ा आया, इंडियन एक्सप्रेस में है, जो कि इनका अखबार है, कि साहब 60 स्थान ऐसे थे जहां पर टोटल जो विनिंग मार्जिन है वो डिलीशन के नंबर से कम है। 60 है ऐसे। मजे की बात यह है कि उस 60 में से बीजेपी 30 ही जीती है, बाकी 30 तृणमूल जीती है। हाँ, और सही बताएं फैक्ट है बिल्कुल। आपको, और बताएं आपको, पिछली बार जो है वो आंकड़ा आप ये देखें कि
हमारे ममता दीदी कंप्लेंट कर रही है ना कि साहब की उनको उनकी हार हो गई, 60,000 वोट उनके यहाँ से कम कर दिए गए। तो इसके पहले ममता दीदी का जो था, इसके बगल में, ममता दीदी के बगल में एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका नाम है मटिया बुरुज। मटिया बुर्ज, वहां तो 87,000 से जीता है मुल्ला जी। मटिया बुरुज में पिछली बार जीता था 31,000 से, ठीक है साहब, सुने, पिछली बार 31,000 से जीता था, और इस बार वहां से 48,000 वोट जो है कटे, और वो 87,000 से जीत गया। हाँ, अब्दुल खालिक मुल्ला उसका नाम है। मैं इस क्षेत्र में गया था सर, अब की बार गया था, मैं गया था, एक हमारे मित्र हैं वो लेके गए थे, हम गए थे एक बार, तो मेरे ध्यान था मेरे दिमाग में मटिया बुर्ज। मैंने कहा कि इसका देखता हूं, तो मैंने देखा कि 87,000 वोट से जीता है। अरे सर पिछली बार भी इसमें यही तो, जीता था, पिछली बार भी यही जीता था। हाँ सर, वो सर फिरहाद हाकिम भी बहुत बड़े मार्जिन से जीता है, 58,000 वोटों से जीता है फिरहाद हाकिम जी। पिछली बार 36,000 से जीता था। जी जी जी। और इसमें कुछ नहीं है सर, ये सब बकवास है, इससे सारे नैरेटिव ध्वस्त हो गए। मैं आपको बताता हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज कोलकाता के एडिशन में 6 या 7वें पेज पे एक स्टोरी लगाई, और मुझे लगता है कि आज की अखबार की वो सबसे बेस्ट स्टोरी है। उसने बताया कि देखिए वो जो हुगली है उसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल पूरी लेन है, इंडस्ट्री है बैरकपुर की, हावड़ा की, उस तरफ भी इस तरफ भी। उसने कहा कि इसमें बीजेपी को कोई नहीं पूछता था 15 साल पहले तक, कम्युनिस्ट पूछते थे वहां पे, उसके बाद ममता बनर्जी पूछती थी, और यहाँ पे जितनी भी एसोसिएशंस थी सारी गुंडों के हाथ में थी, और वो सत्ता की दलाली करते थे सारे के सारे। तो उसने वर्जन किसका छापा है, एक एसोसिएशन है, मैं नाम भूल गया, वो लेबर एसोसिएशन ही है, और उसका जो हेड है वो मुसलमान है, उसका उसने बयान छापा। उसने कहा कि साहब एक बात बताऊं, 80-90 साल में, पिछले सालों में हम लोग बिहार से माइग्रेट होके यहाँ आए बंगाल में, कि यहाँ इंडस्ट्री है, हमें काम मिलेगा, मजदूरी करेंगे, हमारे कई पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, और पिछले 15-20-25 साल में यहाँ हालत ऐसे कर दिए कि अब हमें बंगाल से भी कहीं और जाने की नौबत आ गई हमारी। उन्होंने इंडस्ट्री के नाम गिनवा रखे, वो बंद होगी, वो बंद होगी। और उसने ये कहा कि ममता बनर्जी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ ही हैं पूरे, इनका तो यह है कि इंडस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए, ये तो उस पॉलिसी पे चलने के लिए। और वहां का बीजेपी का अध्यक्ष है उस जिले का, उसका बयान छापा है उसमें। उसने कहा कि साहब हम तो, मैं नाम बता सकता हूं कि मुझे मुसलमानों ने भी वोट दिए है भाजपा। ये लोग ये कह रहे हैं ना कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिए या ममता बनर्जी की तरफ, उन्होंने कहा कि जो लोग परेशान है, जेन्युइन परेशान है, वो बदलाव चाह रहे हैं, उन्होंने वोट हमें दिए हैं। ये मैं लाइन से बता सकता हूं कि ये मुसलमान वोट भी हमें मिले इस इलाके में। और वहां दोनों तरफ जो है इस बार भाजपा भाजपा हो रही है। प्रेसिडेंसी इलाके में देख लो आप, भाजपा भाजपा हो रही है सब जगह, जो बिल्कुल प्रेसिडेंसी एकदम। इलाके में तो कमाल ही हो गया ना साहब। प्रेसिडेंसी इलाके में पिछली बार जो थे, पूरी प्रेसिडेंसी में इनके वोट आए, इनके 18 सीटें आई थी प्रेसिडेंसी में, हाँ, इस बार 76 है। अरे सर वो वही तो गेम हुआ सर। बस चुनाव जो डिसाइड हुआ ना, 29 अप्रैल को हुआ सर डिसाइड, चुनाव कहाँ जाएगा, वहां हुआ असली फैसला। पहले चरण में जो लोगों ने ब्रेकअप वोटिंग है। की वो ऊपर गया। पहले चरण में 117 सीटें जीती बीजेपी ने, दूसरे चरण में 90 सीटें जीती। हाँ पिछली बार पहले चरण की सीटों में बीजेपी 59 थी, और सेकंड में 18 थी, और इस बार है 117 प्लस 90। हाँ और इस 90 में देखिए आप, जिसकी बात कर रहे हैं ना, इधर की जो बैरकपुर वाली जो बेल्ट है, हाँ, पूरी की पूरी साफ कर दी बीजेपी ने, साफ कर दी बिल्कुल। मैं तो नक्शा बना रखा उसने, टेलीग्राफ पे देखा, उसमें सब भगवा 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 दिखा दिया उसने पूरे। नॉर्थ 24 परगना की जो 33 सीटें हैं, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से साहब पिछली बार जीती थी 5, इस बार जीती 23। साउथ 24 परगना में 0 थी, इस बार है 10। कोलकाता में 0 थी, इस बार है 6 11 में से। हावड़ा में 0 थी, इस बार है 7 16 में से। लेकिन एक बात कोलकाता वाले आंकड़े में आपने नहीं देखा सर, अभी भी भद्र लोग हैं उधर,
नहीं 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 नहीं, भद्रलोक की जो सबसे तगड़ी सीट है, दुनिया की सबसे बड़ी भद्रलोक की सीट है, उसको बोलते हैं टॉलीगंज। और टोलीगंज भाई साहब टॉलीगंज तो जो है फिल्म, सर फिल्म स्टार है वो, तो सबसे पहले इधर कूदी मारते हैं, वो समझ जाते हैं। अरे नहीं साहब, वो पूरा टोटल भद्रलोक जो है वो, अगर आप कहें कि साहब भद्रलोक की 1 और 2 नंबर की सीटें बताइए, तो वो है टॉलीगंज और जादवपुर, और दोनों ने वो तो बीजेपी को दोनों जीत जिताया। ली, वो तो दोनों जीत ली। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भद्रलोक जो है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ आ गया, क्योंकि टॉलीगंज और जादवपुर आ गए। भवानीपुर तो बाहर वालों की है, उसमें तो गुजराती, हाँ, इसमें तो मारवाड़ी और पता गुजराती नहीं कौन कौन है। मारवाड़ी ये सब। असली जो बंगाली भद्रलोक है वो तो टॉलीगंज और जादवपुर में रहता है। जादवपुर में तो मोदी ने टॉलीगंज, रोड शो जादवपुर, किया था। और आपके साउथ 24 परगना की 6 सीटें तो ये हैं जो कोलकाता के बगल में है, सोनारपुर दक्षिण, सोनारपुर उत्तर, टॉलीगंज, जादवपुर, बेहाला पश्चिम, बेहाला पूर्व। तो कोलकाता तो साहब, अच्छा उसके अलावा और नॉर्थ 24 परगना की सीटें देख लीजिए। विधाननगर, विधाननगर, न्यू टाउन, गोपालपुर, राजारहाट, न्यू टाउन, राजारहाट, गोपालपुर जिसको बोलते हैं। ऊपर चलिए तो दमदम, बारानगर, ये सब सीटें। तो साहब भद्रलोक तो इस बार जो है वो भी तंग आ गया पीसी से। दीदी मोनी को उन्होंने कहा कि दीदी मोनी, तुम ही रुखसत करो, दीदी जाते होवे पारे। तो कल दीदी को रवाना कर कल दिया। दीदी की कल जब वहां गुंडागर्दी जो थी, कल और जब वहां आजकल काउंटिंग हो रही थी, तो वहां पर ममता चल रहा है सब बनर्जी जगह, अंदर चली गई। पूरी जगह डीजे लगा के लोग जो है वो हम्बा हम्बा, हम्बा हम्बा, रंबा रंबा, कंबा कंबा रंबा हो। कर रहे हैं। अरे सर, मैं तो कहीं किसी की बाइट देख रहा था, उषा उत्तुप है जो पॉप सिंगर, बड़ी फेमस है, आप तो जानते होंगे। वो हाँ भी कह हाँ। रही कि भाई मैं तो बदलाव के लिए वोट दिया और बदलाव हो रहा है। सब लोग कि खुल के बोल रहे हैं अब तो। हम्म। तो जितने भी टिक मार्क वहां पे होने थे वो सारे के सारे हो गए हैं तो सर। अब तो सीएम कौन होगा इसे लेके सब गरमा रहा है माहौल। और देखिए अमित शाह खुद प्रभारी बन के आ रहे हैं वहां के कि मैं फैसला करूंगा कौन सीएम बनेगा। उन्हें लग रहा कहीं ऐसा ना हो झगड़ा वगड़ा हो सीएम बनने के नाम पे, तो अमित शाह खुद आ गए कि कौन मैं बनना डिसाइड चाहिए करूँ। सीएम, आप बताइए कौन बनना चाहिए। मेरे हिसाब से सर शुभेंदु अधिकारी बनना चाहिए, अगर नहीं बनाएंगे तो गलती करेंगे। देखिए, बंगाल जो है ना वो राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं है। वहां पे अगर कोई थोड़ा सा भी ढीला बना दिया ना इन्होंने, हाँ, यही तो है सर। तो वो पूरा का पूरा जो है ये ममता टाइप के लोग, वो मार्क्सिस्ट वगैरह, वो खा जाएंगे उसको। बिल्कुल, अभी लोग कह रहे हैं कि ये अग्निमित्रा पॉल वगैरह, मैंने कहा इनके बस की नहीं है भाई संभालना वहां पे। ये सब नहीं है, ये से केवल चेहरे हैं। अब शुभेंदु अधिकारी सारे रास्ते जानता है, तभी तो इस तरीके से सारा कुछ मैनेज करा पाया। अब 6 साल हो ये गए जो उसे भी इन्होंने आए हुए पार्टी इन्होंने जो में। पपेट बनाए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, ये क्या डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर बंगाल वो स्टेट नहीं है, उनके जैसा नहीं है कि यहाँ कुछ भी हो हम हमारी चलती रहेगी। मैं वो बता रहा हूँ उसी ना तरह का, आपको। देखिए आपको घुसपैठियों से डील करना है। हाँ। आपको वो पूरे के पूरी जो जमात है उससे डील करना है। हाँ, बिल्कुल आपको सर। हेमंत बिश्व शर्मा जैसा ही चाहिए, इसलिए शुभेंदु ही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। बिल्कुल, उसके अलावा अगर इन्होंने कुछ भी करा, डिप्टी सीएम वगैरह किसी को बना दो साथ में, वो अलग बात है। लेकिन अगर इसमें जरा सा भी इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करा, और देखिए आज जैसे सूचना जारी हुई कि अमित शाह जाएंगे और वो मांझी जाएंगे, जो उड़ीसा के सीएम है, 2 लोगों को भेजा जा रहा है इसके लिए। पहले चर्चा देखिए ये अमित थी शाह कि जाएंगे राजनाथ तो सिंह आप मान वगैरह लीजिए जाएंगे। कि वो शुभेंदु ही बनेंगे, इसका मतलब है। और मैं बता रहा हूँ ना सर, मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप समझो ना। अमित शाह ने 2-3 बातों में पहले ही क्लियर कर दिया सर इन चीजों को। अमित शाह ने कहा था कि वो आदमी यहाँ का सीएम बनेगा जो बंगाल में पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, बंगाल की पॉलिटिक्स करी और बांग्ला भाषी मीडियम स्कूल में पढ़ा। ठीक। दूसरी बात उसने कहा था कि वो आदमी यहीं आपके बीच से ही निकल के आएगा। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। आपने देखा होगा कि जब नामांकन का दिन था उस दिन अमित शाह एकमात्र कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी इसका पर्चा भरवाने गया, और उन्होंने ये भी कहा मंच से, अमित शाह ने,
कि ये शुभेंदु दादा जो है ये कह रहे थे कि मुझे नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ना है। मैंने कहा कि जाओ भवानीपुर में हराओ ममता बनर्जी को। तो वो तो एकदम बाकायदा उसे तैयार किया गया है इस काम के लिए, कोई शक शुबे की बात ही नहीं है इसमें। और ये क्लियर हो गया है अमित शाह का वहां पे आना अगले 2 दिन में, वैसे कल परसों तक क्लियर हो जाएगी चीजें, कि 2 दिन तक आना, कि ना सिर्फ सीएम फेस बल्कि सर जो पूरी टीम बनेगी उस पे भी बड़ा गहन मंत्रणा होने वाली है। आप ये देखिएगा, बड़े ऐसे नहीं होगा कि किसी को भी बना दो उठा के। आप देखो ना, एसटी वाली 16 की 16 सीटें जीती है बीजेपी ने, ट्राइबल्स की जितनी भी सीटें हैं बिल्कुल बिल्कुल। अरे सारी की सारी जीती है। लोग ये तो देख रहे हैं, लोग एक चीज भूल जाते हैं। पिछली बार ये जो मिदनापुर एरिया है, जिसको ओल्ड मिदनापुर बोलते हैं, ओल्ड मिदनापुर में 35 सीटें हैं। 35 सीटों में आपका पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम, ये ओल्ड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है। ये ओल्ड मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट की 35 सीटों में पिछली बार केवल 6 सीटें जीती थी, 4 पूर्व में, 2 पश्चिम में और झारग्राम में 0। इस बार 35 में से 33 जीती है। तो इसका सेहरा किसके सर जाएगा? हाँ। अरे सर, झारग्राम इसका में एक सेहरा जगह भी तो 96% वोटिंग हुआ। इसका झारग्राम सेहरा में भी तो शुभेंदु के 96% सिर ही वोटिंग हुआ। जाएगा। ये भी हाँ तो सर, शुभेंदु के और अचीवमेंट है। सर जब जब शुभेंदु टीएमसी में था, ममता बनर्जी ने प्रभारी बना रखा था इन जिलों का शुभेंदु अधिकारी को। शुभेंदु अधिकारी इन जिलों का प्रभारी मंत्री था जब टीएमसी में था शुभेंदु अधिकारी। कोई मतलब ही नहीं उठता सर, उसके अलावा सोचना भी मूर्खता होगी। और मैं आपको बताऊं रियली, आप जितने भी वहां पे टीएमसी बीजेपी के जो फेसेस हैं या जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, सर आप किसी को बताइए, किसी की पर्सनैलिटी में बात ही नहीं है सीएम बनने वाली। लगता ही नहीं कोई सीएम की कुर्सी में बैठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका। मैं आपको बताता हूं उदाहरण। कल शुभेंदु अधिकारी एनडीटीवी पे लाइव आए, ये राहुल कंवल, शिव अरूर, ये लोग बैठे हुए थे। उसने अपने लैपटॉप पे उन्हें व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कराई, और ये आपके कंचन गुप्ता, ये सब लोग सवाल पूछ रहे थे उनसे बैठे हुए। काफी देर तक सवाल हुए। तो उसने ये कहा कि अभी मैं भवानीपुर में इसलिए पीछे चल रहा हूं क्योंकि वो 13वें राउंड तक पीछे रहा। शुभेंदु अधिकारी शुरुआत में बढ़त रही, फिर 13वें राउंड तक पीछे रहा। उसके बाद जब वो आगे बढ़ा तो फिर वो पीछे नहीं हटा, फिर तो वो 15,000 से आगे जाके रुका है। तो उसने ये कहा कि सर अभी ये जो है मुस्लिम इलाकों में जो वार्ड है के 77 और कई वार्ड बताए उसने, कि अभी मुस्लिम इलाकों की मशीनें खुल रही है। जब हिंदू इलाकों की मुस्लिम वो सीटें वो खुलेंगी ईवीएम, आप देखिएगा मैं सारी कवर कर लूंगा। और उसने 2 ही राउंड में सारा कुछ कवर कर लिया था। और उसके तुरंत बाद इन्होंने बुलाया योगेंद्र यादव को। आप सुनिए सर, तो योगेंद्र यादव भी अपने घर पे बैठा हुआ सुन रहा था कि शुभेंदु क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि देखिए अभी जो बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे थे, उन्होंने अपनी 8-9 मिनट की जो बात आप लोगों से हुई उसमें 6 या 7 बार उसने हिंदू और मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया। ये बीजेपी के पॉलिटिक्स है। मैंने कहा यार भाई, हिंदू और मुस्लिम शब्द कहना कोई गुनाह है क्या? कोई बीएनएस की धारा लग जाएगी इसमें कि हिंदू क्यों कह दिया और मुस्लिम क्यों कह दिया? ये इस तरह की तो विचारधारा है इन लोगों की, के साथ हिंदू क्यों कह दिया। अरे भाई, तुम अपने मुसलमानों के वोटों के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। कहीं हज में उन्हें छूट दिलवा रहे हो, कहीं तुमने हज का वो बनवा रखा है सेंटर, सारा एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारा टीएमसी का हज यात्रियों को भेजने में लगा रहता है, उसमें कुछ नहीं है। हिंदू के लिए भाई 2 शब्द ना बोल दे कोई, हिंदू के समर्थन में कोई खड़ा ना हो जाए, यह परेशानी है बस इनको। और वही हुआ सारी, जब वो बाद की सीटें खुली ईवीएम बाद की, वो फिर तो 10, 12, 13, 14, 15 ऐसे बढ़त चलती चली गई शुभेंदु अधिकारी की। कोलकाता में साहब 6 सीटें जीत ली हैं और उसका मुंडन संस्कार होना है अब डेरेक ओब्रायन का। हाँ, वो तो मैंने आपकी शॉट देखी, वो भाऊ कह रहे हैं उसमें कि उसका टेंडर छूट जाना चाहिए मुंडन का उनका। वैसे मैं बताऊं सर, ये जो टीएमसी को मरवाया है ना, इसमें बहुत बड़ा योगदान डेरेक ओब्रायन, कल्याण बनर्जी, सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा, इन सब लोगों का भी है। गुजरातियों को गाली दे दी। 60,000 गुजराती है वहां भवानीपुर में। ये कल जो एक किसी ने गटर माउथ है ना, ये सारे के सारे ये हैं, इनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है सर बीजेपी को वहां बढ़ावा देने में। एक किसी ने ट्वीट किया
कि साहब की महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष, ये जो है ये टीएमसी की प्रियंका भारती और कंचना यादव है। नहीं, लेकिन साहब मेरा मेरा तो मानना है इन सब से आगे जो है सागरिका घोष है। सागरिका घोष की तो राज्यसभा की जो सांसदी है वो ममता बनर्जी को खत्म कर देनी चाहिए कि इसे हम हटा रहे हैं अपने, हम नहीं रखते इसको राज्यसभा से। ऐसे कैसे हटाएंगे, वो रिजाइन करेगी तब ना, वो कुछ रिजाइन ना कुछ करेगी इसके क्या? खिलाफ कार्रवाई राजदीप करनी करने देगा? चाहिए। आपने देखा था राजदीप का हाल क्या हो रहा था कल? अरे सर वो तो रो रहा था बिल्कुल। वो आपने एक चीज नहीं देखी सर, कितने मूर्ख लोग हैं ये लोग। राजदीप सरदेसाई तो कल वो लुंगी पहन के आया, तमिल वाली। वो तो बंगाली पहन कर नहीं आया कपड़े, क्योंकि उसे पता था कि कपड़े उतरने वाले हैं बंगालियों के। एक उसके साथ वो बैठती है एंकर प्रीति चौधरी, वो आप देखते पूरी बंगालन बन के आई थी कि मैं ममता बनर्जी जीतेगी और मैं बंगालन बन के जो है उसकी तारीफ करूंगी और उसका एनालिसिस करूंगी कि हाँ आप देखिए कैसे वो आई है। हो गया उल्टा। बीजेपी ने 32 लाख वोट टीएमसी से ज्यादा लिए हैं, तो पिछली बार की 58 लाख की लीड भी कवर की और 32 लाख और हाँ ज्यादा ले लिए। सर 10% का मार्जिन कवर किया और 5% ऊपर लेके गए, ये भी तो आप सोचो। तो अब जो है वो आपने योगेंद्र यादव का इंटरव्यू मैंने 2 जगह देखा। एक अच्छा। तो देखा राजदीप के साथ में और दूसरा देखा माणक गुप्ता के साथ में। तो राजदीप के साथ में तो उसके तेवर दूसरे ही थे। माणक गुप्ता के पास जब गया, वो बाद में गया माणक गुप्ता के पास में, न्यूज़ 24 वाले के, अच्छा। वहां थोड़ा बैलेंसिंग सी बात करने लगा। मैंने कहा यार ये क्या हो गया इसको, ये अभी तो आधे घंटे के अंदर अंदर। ये सर वामपंथियों का कैरेक्टर ही यही होता है कि ये मौका देख के जो है बिल्कुल अपने आप को एक धीर गंभीर उसके रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये कल आपने एक चीज नहीं देखा सर, वामपंथी जितना भी इकोसिस्टम है, कल बहुत लोगों ने ट्वीट किए कि डॉक्टर प्रणव राय बहुत बेहतरीन विश्लेषण कर रहे हैं आज डिकोडर पे, जो उन्होंने अपना चैनल बना रखा है, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल है डिकोडर। और पूरा वो तामझाम एनडीटीवी वाला वही टीम, उसी तरह के ग्राफिक्स वो सब लेके बैठे, वहां भी बहुत देर तक बोल रहा है योगेंद्र यादव। अच्छा, अभी वहां खूब भी देर बोला है? तक इसने, हाँ बहुत देर, कम से कम आधा घंटा देखना पड़ेगा बहुत तब देर तो। तक बोल रहा है। हाँ पर डॉक्टर प्रणव राय और इनकी योगेंद्र यादव की तो जोड़ी पुरानी है, आपको तो पता ही है, 80s 90s के दौर से तो टीवी में दूरदर्शन पे बैठा करते थे सारे। इनकी तो वो हाँ इंग्लिश में वो हिंदी में। प्रणय रॉय ने तो इसको चढ़ाया, वरना इसको कौन पूछता था। हाँ ये हिंदी में हुआ करते थे विनोद दुआ और योगेंद्र यादव, और अंग्रेजी में अपना डॉक्टर प्रणव राय। ये सब लोग बैठते थे उसमें विश्लेषण करने के लिए। तो बड़ी तारीफ करी जा रही है कि साहब प्रणव राय ने इतना बढ़िया विश्लेषण दिया, जैसे वो माइक लेके घूमे थे। और अजीत अंजुम ने बताया था कि साहब ये माइक लेके वैसे ही घूम रहे थे, चाहे 50-100 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। भाई अब ये देखिए कि अजीत अंजुम ने 1 बजे तक 150 सीटें दे रखी थी, 1 बजे तक अच्छा, टीएमसी को। उसके सूत्र कहाँ से थे सर? यहाँ तो सुबह ही सुबह 162 163 8 बजे ही देने लगे थे सारे के सारे बीजेपी को। कल हमने क्या किया पता है आपको? क्या हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। आपके में तो वो स्क्रीन चल रही थी, सब क्या चल रही थी अलग अलग? हमने 6 चैनल जो है वो एक साथ चला दिए कि देखो सब में कहाँ कितना कितना डिफरेंस। हाँ मैंने देखा सभी की स्क्रीन दिखाई दे रही थी उसमें। 6 अलग अलग स्क्रीन लगा दी, देखो हाँ भाई। तो वो जो है वो लोग देख देख के कमेंट करते थे कि ये क्या हो रहा है, इनमें तो दो इनमें किसी में भी कोई जो है वो तारतम्य नहीं है। तो इसका तारतम्य मतलब नहीं है, यही है, और कल एक मैंने भी एक कहा था कि बहुत भैया से तो ये सब मनगढ़ंत करते हैं। हाँ, पहले घंटे 1.5 घंटे में तो टोटल मनगढ़ंत। और फिर उसे धीरे धीरे ओरिजिनल की तरफ ले जाके एडजस्ट कर लेते हैं। ये तो बड़ा सिंपल काम है, कोई इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये क्या काम करते हैं, सुबह सुबह जो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह हैं उनसे पूछ लेते हैं। और बंगाल में तो अब की बार वैसे भी ये होता है कि बैलेट वाली गिनती बाद में होगी, वरना पहले बैलेट के आधार पर ही बढ़त दिखाने लगते थे ये।
ऐसा तमाशा ऐसे करते कर हैं लेते हैं कि बस। उसी के आधार पे अपनी लीड दिखाने लगेंगे, वो आगे चल रहा है, वो आगे चल रहा है, वो आगे चल रहा है, ये दिखाने शुरू कर देते हैं बस। लेकिन सर ये तो बताइए, ममता बनर्जी क्या करेगी अब? ममता बनर्जी की हार सुबह की। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, हम देखी नहीं अभी, हम देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बोली आज सुन लेंगे सर, ममता वो तो कोई बनर्जी बात की नहीं। प्रेस आज कॉन्फ्रेंस। तो बड़ा बड़ा घटनाक्रम है। आज तो आम आदमी पार्टी वाले सारे राष्ट्रपति से मिले हैं, और ये राघव चड्ढा वगैरह, ये शायद ये लोग भी राष्ट्रपति से मिले हैं। घटनाक्रम आज बहुत जबरदस्त है, दिल्ली में भी बड़ी एक्टिविटीज हैं यहाँ पे, तो लगा रही होगी। मुझे अब लगता है ये कि सुप्रीम ममता बनर्जी सुप्रीम वैसे कोर्ट भी, जाएगी। सुप्रीम कोर्ट तो हर बार जाती है, हर बार पिटती है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जाके अभिषेक क्या मनु बताएगी? अभिषेक मनु सिंघवी और 10-20 करोड़ रुपए उतार लेंगे इनसे, और क्या करेंगे। लेकिन सर वो एक बात प्रूव होगी, क्या एक क्या बात ग्राउंड लेके जाएगी? सर, एक बात प्रूव होगी, मैं आपको बताऊं, एक बात प्रूव हाँ होगी कि इनका सारा चुनाव जो है वो आईपैक पे टिका हुआ था सर। दूसरे राउंड से पहले जो वो आईपैक वाला अरेस्ट हुआ है, हाँ, सुनिए 8-10 सुनिए, आ गया दिन में। ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी कह रही, आई विल नॉट रिजाइन एज सीएम ऑफ बंगाल बिकॉज आई डिडंट हाँ। लूज इलेक्शंस। वो असल में लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि स्टालिन ने तो दे दिया इस्तीफा, ममता बनर्जी कब इस्तीफा दे रही है? ये तो बेशर्मी तेरा आसरा है सर, ये कैसे चली जाएगी? ये तो जाएगी भाई नहीं बिल्कुल। नहीं जाएगी तो गवर्नर डिसमिस कर देगा, सीधी सी हाँ बात भाई, है। अरे ये तो सर वो तो रिजाइन कर ही कर दो देगा। या डिसमिस कर दो। ये तो विक्टिम कार्ड प्ले करना चाह रही है ना, कि शहीद हो गई हूं, मुझे जबरदस्ती हटा दिया। इस तरह की बातों से कुछ बनता थोड़ी है। इससे और आपका जो वोटर है और आपका जो समर्थक है, वो और ज्यादा आपसे नाराज हो जाएगा। वो और ज्यादा वो कहेगा ये कायरतापूर्ण हरकत है, इसमें कोई फिर कह रही ग्रेस है नहीं कि है। हमने एक स्ट्रेटजी डिसाइड की है लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं। अच्छा, मीडिया वालों को नहीं बताएंगे? हाँ। अच्छा जी। आई विल नॉट रिजाइन, आई डिड नॉट लूज, आई विल नॉट गो टू राजभवन, द क्वेश्चन डजंट अराइज, नो, नाउ आई आल्सो वांट टू से। वैसे तो अब तो ममता बनर्जी को दो दो काम हो गए सर वैसे। एक तो गौरव गोगोई को लोगों ने बता दिया कि तू भैया दिल्ली में ही रहे, तेरे बस की यहाँ सामने करना कुछ है नहीं। गौरव गोगोई को घर पे बैठा दिया। और ममता, सर सर आप देखो ना, ये विपक्ष के जितने भी बड़े चेहरे थे सारे चुनाव हार गए। एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, गौरव गोगोई, यही तो अपोजिशन के बड़े फेसेस थे, ये सब चुनाव हार गए। अरे सर साहब, ये सब ये बीजेपी की चाल है, खाली चाहते हैं कि खाली राहुल गांधी सामने रहे और कोई नहीं रहे। और ये देखिए हाँ। 2029 का चुनाव इन्होंने सेव कर लिया ना बंगाल जीत के। हम्म। बंगाल में अब 40 में से 35 सीटें तो जीत ही लेंगे। और सर तेईस राज्यसभा में उनतीस। देखिएगा नंबर कहाँ जाएगा बीजेपी का। कितने राज्यसभा मेंबर बनते हैं बंगाल से सर? अब देखिएगा अगले 3-4 साल में ही फटाफट ऐसा होगा, टीएमसी वाले रिजाइन दे दे के बीजेपी से नॉमिनेट हो जाएंगे। ये भी हो सकता है। क्यों अभी जैसे राघव चड्ढा वगैरह बीजेपी के, आप बीजेपी में एक क्या चीज फेयर है सर, बिल्कुल, कि जो आपसे वादा कर दिया वो आपको देंगे। ये नहीं कि आपको पार्टी में बुला लिया और आपको बेकार कर दिया। आपसे अगर कमिटमेंट किया है कि भाई आप इस चीज के साथ आओ हमारे साथ, तो आपको मिलेगा। अब उनके तृणमूल के हैं, उसमें से अगर 8-10 लोग इनके आना चाहें तो आ जाओ भाई, उन्हें फिर बीजेपी से नॉमिनेट करा दें। क्योंकि अब तो जो भी नॉमिनेशन वहां से होगा, जो भी सीट खाली होगी, अब की बार तो बीजेपी का नंबर लगना, सारे बीजेपी वाले ही बनने हैं वहां। तो इनका तो नंबर ही नहीं लगने वाला कहीं भी। क्या लगेगा, इनका टू नंबर थर्ड जब मेजोरिटी लगेगा है। जब, है ना सर? हाँ। 2/3 मेजोरिटी है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर कोई भी सीट खाली होगी, मान लिया 2-2 करके खाली हुई, देखो अगर 8-9 एक साथ होते हैं तो उसमें आ जाता है कि एक उनकी भी आ जाएगी। लेकिन अगर 2-2 करके खाली होती है ना सर, तो फिर तो जो जो बड़ी पार्टी है सारे उसी के होते चले जाते हैं। हाँ, तो अभी वो देखिएगा। तो वो जो कैजुअल वैकेंसी होती है वो तो मेजोरिटी से ही भरी जाती है। वो तो मेजोरिटी से ही भरी जाती है। आप रूटीन में अगर 6 खाली हो रही है वो तो अलग छोड़ दो, लेकिन अगर आप कोई रिजाइन दे रहा है या कोई छोड़ के आ रहा है, सीट खाली होगी, खटाक से आओ, जाओ भैया, वो ये तो ऐसे चुनी सिंगल जाएंगे। सिंगल सीट ट्रीट की जाती है, फिर मेजोरिटी से जाती है हाँ, वो। हाँ, हाँ, तो फिर बस डेरेक ओब्रायन और एक वो बच जाएगी, सागरिका घोष, बाकी कोई नहीं बचेगा। बाकी सबको अमित शाह इधर ले आएंगे कि आ जाओ भाई तुम इधर। और अभी जो है अगले पार्लियामेंट सेशन तक ही कहीं जो है बीजेपी की फुल मेजोरिटी ना हो जाए,
अपने दम पे ही। एक दो सीट की वैसे ही कसर है कुल। अब तो राघव चड्ढा जब से आया है 2 या 1 की कमी रह गई थी वैसे भी। तो ये कहानी अब बनेगी अगला सर। निशाना अब उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश की अरे सर तैयारी शुरू। कुछ तैयार नहीं, लोग बाग ये अखिलेश यादव जो है सुबह से हनुमान जयंती और पता नहीं क्या क्या फोटो शेयर कर रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में तो पिछली बार से ही खत्म है, अखिलेश यादव था ही कहाँ। लोग केवल ये मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो अब की बार इन्हें तुक्के में सीटें मिल गई थी 37, केवल उस वजह से मोदी जी ने कहा अब की बार कि भाई अब उत्तर प्रदेश का नंबर है। लेकिन विधानसभा के लेवल पे तो योगी के सामने अखिलेश यादव पहले से ही कहीं नहीं है, ये कोई कहने वाली बात ही नहीं है। 2027 में सब डन डील है वो, उसमें कुछ नहीं होने वाला, वहां इनके लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब इन लोगों को ये रियलाइज हो गया कि केवल आप मुसलमानों के वोटों से कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो करते हैं पीडीए की, अखिलेश यादव। अब ये हैं जो ये पिछड़ा एक है, इसमें पिछड़े में जितनी भी बड़ी जातियां हैं, उनके जितने भी दल हैं, वो तो सब बीजेपी के साथ में है। जाट भी है बीजेपी के साथ में है। तो हाँ इनके साथ में यादव के अलावा और कौन सी और पिछड़ी जाति है? हाँ, तो इन इन इनमें भी अब MY हो गया, बस यही रह गया इनका भी, और कुछ नहीं। और एक उसको सुना था आपने, मौलाना जर्जिस को? कौन? एक मौलाना जर्जिस अजमल? अंसारी उत्तर प्रदेश का है, वो गया वहां पर और वहां पे कहा कि हाँ मुसलमानों, अब तुमने जो कुछ कहा किया है तो फिर तुम रोने के लिए तैयार रहो। और हमारे यूपी में और बिहार में तो मुसलमान जो है वो लोमड़ी बनकर रहता है, तुम भी लोमड़ी बनकर रहना सीख जाओ। अच्छा, ये कहा उसने? तो उसने तो नेक सलाह दी सर इन्हें। क्योंकि शेर के सामने जो है उसके कोई करने से फायदा नहीं, अब लोमड़ी बन जाओ, लोमड़ी की तरह रहो। तो लोमड़ी बनने की सलाह, तो अब इसका मतलब यूपी में लोमड़ी बन के रह रहे हैं वो लोग सारे के सारे। असम असम में क्या हुआ? और असम का देखा आपने? सारे मुसलमान जीत गए वहां से कांग्रेस में। कांग्रेस बदरुद्दीन में अजमल 19 भी में से साफ, 18 मुसलमान हैं और 19वीं बदरुद्दीन जो है अजमल वो की भी जीत साफ है। हो गए। बदरुद्दीन अजमल वाले सारे साफ हो गए, 2 ही रह गए उसके भी। दो रह गए, वो 16 कह रहा थे है ना उसके। कांग्रेस मुस्लिम लीग, ये बोला उसने। हाँ सही, सही कहा उसने। उसने मोदी वाली बात पकड़ ली। मोदी जी तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग बन गई है, कांग्रेस ही मुस्लिम लीग है। और देखिए सर, तो एक हकीकत बात तो यह है कि केरल में विकल्प नहीं बनी बीजेपी अभी तक। जैसे आप देखो कि 15 साल के अंदर यहाँ पे 0 से 207 पे पहुंच गई भाजपा पश्चिम बंगाल में। वहां पे बीजेपी अभी तक ये नहीं दे पाई है लोगों को कि हम विकल्प हैं, लेकिन उसकी भी शुरुआत होगी सर। 3 MLA जीत गए हैं, राजीव चंद्रशेखर भी जीत गया। अब वहां पे ये नहीं है कि वो लोग केवल कांग्रेस पे ही देखेंगे विकल्प के रूप में, कि कांग्रेस का विकल्प वामपंथी ही है। अब बीजेपी, मेरा मानना है कि अगला चुनाव जब होगा केरल में, उसके रिजल्ट बड़े दिलचस्प होंगे सर। 3 सीटों वाली पार्टी नहीं रहेगी बीजेपी वहां। सीपीएम फेड आउट होगी, ऑपोजिशन की स्पेस बने तो इनको ऑक्यूपाई करनी चाहिए। हाँ ऑपोजिशन की हाँ स्पेस हाँ अन्नामलाई ने बहुत अटेम्प्ट किया था, एक पहचान बनाई थी, हाँ फिर अचानक इनको लगा कि नहीं नहीं, एडीएमके के हाँ साथ वापस जाना चाहिए, वो फेल हो गई पूरी तरह से इनकी स्ट्रेटजी। हाँ। वो सर, और वो वाली बीजेपी का वोट शिफ्ट हो गया विजय को। वो इसलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि बीजेपी में उनको कुछ दिखाई नहीं कि कौन है। हाँ, अन्ना मलई के साथ यूथ जो है वो जुड़ा हुआ था, और वो फिल्म स्टार है, तो वो लोग उधर चले गए, युवा लड़के और वो सब जो अन्ना मलई के साथ जुड़ रहे थे। ये इनकी उसमें गलती सर्वे हुई में है, आया कि नई वाली। 19 से ये 39 की जो एज वाले थे, सबसे ज्यादा उन्होंने 70% के आसपास वोटिंग टीवी को किया है। एक सर्वे में ये भी आया। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अब एडीएमके नहीं बचेगी, बीजेपी खा जाएगी एडीएमके। सर ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। ये यही यही वहां पे अल्टीमेटली होगा। और एडीएमके से सर लोग इसलिए भी नाराज हैं, 3 3 धड़े बने हुए। वो जो पन्नीर सेल्वम था वो तो उसमें चला गया डीएमके में, और इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं। उसमें वो श्री शशिकला में और इसमें पलानी स्वामी में, और इनमें वो दम है नहीं। इन्हें लोग मानते नहीं है उसका विकल्प। सबसे बढ़िया काम जो विजय के लिए फायदेमंद यही हुआ कि सर वहां पे जो MGR, जयललिता, इनका जो
स्पेस बना हुआ था ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था एक बड़ी सेलिब्रिटी का, उसने उसे फटाक से पूरा कर दिया। कमल हसन वगैरह तो बुढ़ापे में आए राजनीति में, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो अपनी युवा अवस्था में, अपने स्टारडम की पीक पे है, उसने बढ़िया मौका कैप्चर किया। तो हो सकता है कि इस चुनाव के बाद वहां की जो कह ही रहे हैं लोग कि द्रविडियन पॉलिटिक्स खत्म हो रही है, नई तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसमें विजय और बीजेपी दो विकल्प हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते सर आने वाले समय? हाँ, लेकिन उसमें जो है, जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं ना, ये है कि जैसे वो, आप ये देखिए, मज़े की बात है भाई, बड़े आश्चर्य की बात है ये देखें आप कि एडीएमके ने एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया और टीवीके ने जो उनके मुख्य सेंटर हैं 2, माइलापुर और श्रीरंगम, दोनों से ब्राह्मणों को टिकट दिया और ब्राह्मण वहाँ बड़ी मार्जिन से जीते। उसके बाद जो उनका एक ट्रेजरर है, हाँ बोल रहा हूँ मैं उसका, जो उनके नंबर 3 का लीडर है वहाँ का, उसने स्टेटमेंट दिया और कल ही स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये ब्राह्मण विरोध जो है, ये पुरानी बात हो गई। आज के युग में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। हाँ सही बात है। तो ये दिखा रहा है ना कि ये जो अच्छा, हमारे भाई लोग जो हैं वो चले गए उसके साथ में कि साहब कि वो तो पेरियार की भी वंदना करना शुरू कर दिए। पेरियार की वंदना शुरू कर दिए और फूले की वंदना शुरू कर दिए। जो लोग जो हैं वो भर-भर के गालियाँ देते हैं हिंदुओं को, उन्हीं की वंदना आपने शुरू कर दी इसलिए कि आपको कुछ वोट मिल जाएँगे। आप अपनी आइडियोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कौन आएगा आपके साथ में? हाँ सही बात है, बिल्कुल। जो नए आइडियोलॉजी लोग अगर आएँगे आपकी कुछ नहीं है तो वो, बेकार है। अगर अगर आपको पुराने लोगों की ही आइडियोलॉजी स्वीकार करनी है, तो लोग आपको क्यों चुनें? फिर वो जो ओरिजिनल है उसको ही चुनेंगे। हाँ अगर वो ओरिजिनल से दुखी हैं, तो ओरिजिनल की कॉपी पे थोड़ी जाएँगे। सही वो बात है। तो ऐसे पे जाएँगे जो उसको कुछ फ्रेश दे रही हो। हम्म, केरला में भी इनको यही करना पड़ेगा। केरला में तो ठीक है, केरला में अगर सीपीएम फेड आउट होती है तो हिंदू इनकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ हिंदू भी ईसाई भी आ सकते हैं। नहीं, वो ईसाई भी देखिए, ईसाई भी तभी आएँगे जब आप जम के हिंदू बने रहेंगे। आप जाके उनको आपने उनके पग चूमे, आपने अपना एफसीआरए वाला बिल जो है वो होल्ड पे रखा, क्या मिला आपको? क्या हम्म, कर लिया आपने? उन्होंने तो कांग्रेस को ही जिताया, आपको थोड़ी जिताया। हाँ अपने बेसिक सिद्धांतों से जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा वो फँसेगा। सही बात है। और वो वीक वीक कहलाएगा, लोग उसे सोचते हैं कि यार ये तो अब आप पश्चिम अपनी बात बंगाल पे देख अटक ही लीजिए ना, नहीं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी जो है इनकी यही रही कि इन्होंने हिंदुत्व पे तनिक भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया पश्चिम बंगाल में। देखिए रिज़ल्ट। हाँ और और वो पूरा, उसको तो जब भी देखो कि हिंदुत्व की जीत है, और वो है शुभेंदु अधिकारी के बयान आप तो देखो। साफ कह रहे हैं मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया। हाँ साफ कह रहे बिल्कुल। और सर वहां देखो, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या जबरदस्त जीत पाई सर, 100 ज़बरदस्त। पार कर दिया, इतिहास रच दिया। 3/4 3/4 हाँ मेजॉरिटी है। जी बिल्कुल। 3/4 मेजॉरिटी। और बेचारे हमारे पप्पू गोगोई भी हार गए। हम्म, पप्पू गोगोई तो बहुत बुरी तरह से हारे हैं, छोटी-मोटी हार थोड़ी है उनकी। वो तो पप्पू ही साबित हो गया। हाँ और क्या। लेकिन सर ये पवन खेड़ा जो है, अब पवन खेड़ा का आपने रूप देखा जो अभी ये निकल के आया है? ना बालों पे कलर हो रहा, ना दाढ़ी दाढ़ी कटवाने का टाइम मिला। ये मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा से इतना डर गया कि जमानत होने तक ये कहीं बिल में घुस गया अंदर। यहाँ वो हैदराबाद में जो है, रेवंत रेड्डी ने इसे नाई तक नहीं उपलब्ध करवाया कि बाल वाल कटवा दें, इसके रंग वंग करवा दें। बड़ी खराब स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति। बेचारा ऐसा तुम करा के घर से बाहर नहीं निकला हेमंत बिस्वा शर्मा के डर से। अब हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहा है कि मैं खेड़ा का पेड़ा बनवाऊंगा मैं इसका फिर। गौरव गोगोई के हाल ये है, उनको केवल 39% वोट मिला है हम्म, और 1,18,297 वोट जो पड़े हैं,
उनमें से श्रीमान जी को सिर्फ 45,000 वोट मिले, 33,000 वोट से हारे। हाँ, बड़े मार्जिन से सॉरी, हारे बिल्कुल। 23,000 वोट से हारे। 15% 23,000 का कुछ मार्जिन है, 15% हाँ नहीं जी। बल्कि 18% का मार्जिन है। हम्म। इतनी बुरी तरह से हारे। क्या सोच के वहां पे इनको, अब राहुल वैसे एक गांधी बात है, बताऊं सर राहुल मैं गांधी आपको, अपने हिसाब से केरल जवाब केरल में भी बीजेपी का काम आसान होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। केसी वेणुगोपाल और इसके चेल्ले चेल्ले चपाटे सरकार चलाएंगे, ये कांग्रेस बीजेपी का काम बहुत जल्दी आसान कर देंगे ये सब। जहां राहुल गांधी की टीम लग जाती है ना, वहां बीजेपी का फायदा होने में देर नहीं लगती सर। ये तो है था। बीजेपी को 11.4% वोट मिला है, पिछली बार 11.3 मिला था। तो 0.12% जो है वो बढ़ा है वोट केरला में। सीटें जरूर बढ़ गई हैं, सीटें 3 मिल गई हैं इस बार। हाँ हाँ, 3 मिल गए, पिछली बार तो 0 हो गए थे। पिछली बार भी उन्होंने एक गलती कर दी थी, वो श्रीधरन को जो है वो बना दिया था सीएम फेस वगैरह। 80 साल का श्रीधरन, उसे सीएम फेस बना दे, वो एक कॉम्प्रोमाइज डिसीजन था, जैसे कि किरण बेदी को बना दिया। ये सब चीजें चलती नहीं है, ये मैंने देखा, ये फॉर्मूले फेल है। यहाँ कौन था सीएम फेस आप बताओ? पश्चिम बंगाल में जीत के आए ना, कोई सीएम फेस नहीं। क्या जरूरत है? जब मोदी जी ने कह दिया कि भाई सारी 294 सीट पे मैं ही हूं, खत्म हुआ किस्सा। अब तो आप डेरेक ओब्रायन का मुंडन मुंडन करवाओ। भाऊ क्यों कह रहे हैं मुंडन कराने के लिए, हमें समझ में नहीं आया उनका मुंडन क्यों कराना चाह रहे मुंडन तो बहुत जरूरी है साहब, उन्होंने खुद ने कहा है। अब वो अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूरी कर पाए तो ये तो शर्म की बात है। प्रतिज्ञा तो उसको पूरी करवानी ही चाहिए। आपको नहीं लगता उसकी प्रतिज्ञा पूरी करवाने में हमारा भी कोई रोल होना चाहिए? बेशरम आदमी हैं ये लोग। लेकिन अब ये कूदा काफी लोकसभा में और सब जगह सर, इनकी बड़ी कम, अब अभी ये ठिकाने पे आने वाले हैं ये। वो कल्याण बनर्जी और वो सब लोग जो शोर शराबा हर समय मचाते थे, बात नहीं कोल्लोन कर रहे। बनर्जी, कोल्लोन हाँ। बनर्जी, कोल्लोन कोल्लोन बनर्जी जो है वो अब बुरी तरह से एक्सपोज होंगे, कोल्लोन बनर्जी। बागी साहब, मजे की बात यह है कि बीजेपी जहां रहती है वहां तो वो दोबारा जीत लेती है और बाकी सारे एंटी इनकम्बेंसी में गिर जाते हैं। अब ये वहां देखो, हैट्रिक होगी ये असम में। असम में हैट्रिक हो गई, पुडुचेरी में दोबारा आ गए, हम्म। और जो 3 बार से जीत रही थी तृणमूल, वो उड़ गई। उड़ के आ गई, वो सुनामी आ गई वहां तो पूरी। सुनामी कहेंगे साहब, अब 207 सीटें क्या है, सुनामी है। बिल्कुल बिल्कुल। टू थर्ड मेजोरिटी से ऊपर है। 2/3 मेजोरिटी बीजेपी के पास में है, तो अब ममता दीदी क्या करेंगी? मैं ये तो पूछ ममता रहा था दीदी सर, क्या करेगी, कहीं ऊपर वो से दिल्ली विल्ली आ जाए शायद, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भी वो लायक नहीं रही, चुनाव तो हार गई, सदन में तो जा नहीं सकती। अभी तो एक और दिक्कत है कि पिछली बार जब हम्म। चुनाव हार गई थी तब वो मुख्यमंत्री बन गई थी, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने चुनाव बाईपोल करवाया, किसी से भवानी रिजाइन पोल में। करवाया और वहां से बाईपोल करवाया। हम्म। इस बार तो बाईपोल में भी जीतना मुश्किल है। हाँ, सही बात है। वहां, अब वो वहां चुनाव होना है, वहां फाल्टा से भी नहीं लड़ सकती कि ऐसा मिल जाए मौका कि वहां नामांकन वो तुम्हारा हो, कि फालता में क्या फाल्टा किया, से लड़ रहे। फालता में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को काउंटर मांड नहीं किया, उसने उसका फुल रिपोल कराया। हाँ अगर काउंटर मांड करते तो पूरा प्रोसेस फिर से होता। हाँ, फुल दोबारा रिपोल में नामांकन होता। केवल पोलिंग दोबारा होगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन सर बदमाशी तो देखो आप, अजय पाल शर्मा को वो सबक सिखाने के लिए, उसे उसकी बात का जवाब देने के लिए किस तरीके से ईवीएम से छेड़छाड़ की सर, ये तो पकड़ी गई। आप समझो इससे पहले क्या कर रहे थे ये लोग, कोई पकड़ने वाला नहीं था। अब की बार तो कैमरों में और सब चीजें रिकॉर्ड हो गई, पहले क्या करते रहे ये लोग। और रिजू दत्ता का सुना आपने क्या कह रहा है वो?
क्या कह रहा है? अब तो माफी मांग रहा हूँ। अच्छा, ये लोग बड़ी जल्दी माफी मांगना शुरू कर देते हैं, अच्छी बात नहीं। तो चलिए सर, समाप्त करते हैं जी आज की सभा। सभी दर्शकों को ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।